necessarily, but second point. Back Pakistan to raise the issue at the Council on August 5th, which marked the first anniversary of the abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir. However, both China and Pakistan have faced humiliation as 4 permanent UNSC members, that is US, UK, France and statement, the Indian Ministry of External Affairs said that China should learn from its failure and stop meddling in India's internal matters. It said in our quote, this was not the first time that China has sought to raise a subject that is solely an internal matter of firmly reject
Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? स्क्रीन भी विजिबल है, स्क्रीन भी देख पा रहे हैं आप लोग? गुड, चलिए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज आपके स्कोर्स की सी अपन ने कवर अप कर ली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्रामिंग पार्ट, नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड दैट इज सी डबल प्लस। शुरुआत सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स का आइडिया देकर मैं कर रहा हूं जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत सी डबल प्लस को पढ़ते वक्त पड़ेगी, राइट? वैसे तो ये आपको पता होगा, सी डबल प्लस पढ़ने के लिए आपको सी लैंग्वेज आना चाहिए, बट सी के वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको सी डबल प्लस पढ़ते वक्त बहुत अच्छे से यूज करने होंगे, तो उनको आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। उनके मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं। वैसे तो पूरी सी लगेगी, राइट? इफ एल्स भी लगेगा, लूप भी लगेगा, एरे भी लगेगा, सब लगेगा, बट प्राइमरीली जिन टॉपिक्स पे सी डबल प्लस बेस्ड होगी उनमें सबसे पहला और मेन टॉपिक है फंक्शन। नंबर 1, सबसे ज्यादा जरूरत आपको फंक्शन कॉन्सेप्ट की पड़ेगी, ठीक है? फंक्शन के आई होप आपको याद होगा कितने स्टाइल होते हैं, कितनी तरह से फंक्शन बनता है? 4 से। सो यू हैव टू अप्लाई ऑल 4 स्टाइल्स, है ना? आज नहीं पड़ेगी, अगले लेक्चर में भी नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। 2 दिन हमारे सी और सी प्लस प्लस के डिफरेंसेस समझने में जाएंगे, सिंटेक्स से समझने में जाएंगे, इनके बीच के डिफरेंस के जो हैं। जैसे ही ऊप स्टार्ट होगी आपको जरूरत पड़ जाएगी फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स की। देन आपको जरूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर की, जो आपने अभी अभी लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक सी में फिनिश करा है, और उसके बाद यानी कम से कम 1 वीक बाद जरूरत पड़ेगी आपको पॉइंटर की। तो आपको मैंने उस हायरार्की में लिख के दिए टॉपिक जिस हायरार्की में ये यूज होंगे। तो फंक्शन सबसे ज्यादा यूज होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर यूज होगा, और कुछ टाइम बाद फिर यूज होने लगेगा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। सो मेक श्योर आप इन टॉपिक्स को जरूर जरूर रिवाइज कर लें, तभी सी डबल प्लस समझ में आएगी, तभी सी डबल प्लस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर आपको हो पाएंगे, ठीक है? बाकी मैंने लिखे नहीं है, काम आने को लूप भी काम आएगा, एरे, इफ एल्स सभी कुछ काम आएंगे, ठीक? बट ये प्राइमरी टॉपिक हैं जिनकी नॉलेज के बगैर सी डबल प्लस में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। चलिए अब हर बार की तरह इस बार भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं लैंग्वेज को 2 बेसिक क्वेश्चंस के साथ। नंबर 1, लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है? नंबर 2, सी डबल प्लस को सी डबल प्लस के नाम से क्यों जानते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको सी डबल प्लस की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। सी डबल प्लस कब लॉन्च हुई, किसने बनाई, किस कंपनी ने डिजाइन करी, ये सारी बातें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक हिस्ट्री हर इंटरव्यू में आपसे पूछी जाएगी। तो अगर सी डबल प्लस के बारे में आपसे पूछा जाए, सी डबल प्लस लैंग्वेज को डेवलप किसने करा, तो गौर कीजिएगा, सी डबल प्लस को डेवलप करने वाले इंसान का नाम है ब्यान स्ट्रोस्ट्रप। फिर सुनिए गौर से, इनके नाम को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। His name is pronounced as Bjarne Stroustrup. The alphabet J remains silent. ठीक है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बाजारने पढ़ते रहते हैं, इनका नाम बाजारने नहीं है, इनका नाम पढ़ा जाता है ब्यान स्ट्रोस्ट्रप, राइट? नेशनैलिटी वाइज डेनमार्क को बिलोंग करते हैं। आज की तारीख में अमेरिका में न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और आपके जैसे स्टूडेंट्स के बीच में टीचिंग कर रहे हैं, आपके जैसे स्टूडेंट्स के बीच में बहुत सारे थीसिस और प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं। और ये एक अकेला बंदा है, लैंग्वेज तो और भी लोगों ने बनाई है। जावा भी जेम्स गॉसलिंग ने डिजाइन की थी, सी डेनिस रिची ने बनाई थी, लेकिन इन लोगों ने कभी टीचिंग नहीं की है, इन लोगों ने कभी पढ़ाया नहीं है, इन लोगों ने कभी टीचिंग नहीं की है। बट मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्ट्रप एक अकेले ऐसे डेवलपर हैं जिन्होंने अपने जॉब के टाइम पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करा, और अभी आफ्टर रिटायरमेंट ये टीचिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच में हैं। तो बहुत कुछ ये स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री को के गैप को कम करने के लिए करते हैं। 2013 में इंडिया आए थे, आईआईटी बॉम्बे गए थे, और आपके जैसे बच्चों ने इनका इंटरव्यू लिया था।
तो अगर आपके पास समय हो तो यूट्यूब पे इनका इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। इन्होंने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं कि किस तरीके से एक स्टूडेंट को एमएनसीज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और इन्हीं का ये कहना है कि आप 1 या 2 लैंग्वेज पढ़कर ये नहीं कह सकते कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पूरा आ गया। आपको अपने स्टूडेंट करियर में जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक कम से कम 5 लैंग्वेजेस तैयार कर लेनी चाहिए मार्केट में एंटर करने से पहले। इनका यह मानना है उन 5 लैंग्वेजेस के बिना मार्केट में एंटर करेंगे तो आप बिना प्रिपरेशन के करेंगे। कौन सी है वो 5 लैंग्वेजेस, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। बाकी आप इनका पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा खासा इंटरव्यू 2 स्टूडेंट्स ने इनका लिया था और बहुत अच्छी टिप्स इन्होंने, प्रोग्रामिंग इंप्रूव कैसे की जाए, किस तरीके से तैयारी की जाए, आईटी इंडस्ट्री को क्या चाहिए होता है फ्रेशर्स से, उसके बारे में बहुत सारी बातें इन्होंने करी है। ठीक, अब इन्होंने जब C++ लैंग्वेज डेवलप करी थी उस वक्त ये जिस कंपनी में काम करते थे, जॉब करते थे, ऑब्वियसली बात है उस कंपनी को भी C++ डेवलप करने का क्रेडिट जाएगा। एंड आई होप कंपनी का नाम देखकर आपको कुछ याद आए। द नेम ऑफ द कंपनी इज AT&T। कुछ याद आया? कंपनी का नाम देखकर कुछ याद आया आपको? आया होगा। ये वही कंपनी है जिस कंपनी में मिस्टर डेनिस रिची थे, जहां बैठकर इन्होंने C लैंग्वेज डिजाइन की थी। इनफैक्ट मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप मिस्टर डेनिस रिची को अपना गुरु मानते थे, अपना मेंटर मानते थे। तो अपने मेंटर की तरह, अपने गुरु की तरह इन्होंने भी एक लैंग्वेज डिजाइन करी बेस्ड अपॉन द वेरी पॉपुलर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट। ठीक है, कंफ्यूजिंग पार्ट कैसे? नॉर्मली हर लैंग्वेज एक बार लॉन्च होती है और फिर उसके बाद उसके अपग्रेडेड वर्जन्स आते हैं। बट आप जब इंटरनेट पे C++ की लॉन्चिंग देखेंगे तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग ईयर्स दिखेंगे और ये देखकर कई बार बिगनर्स कंफ्यूज होते हैं। तो इस मिस्ट्री को भी मैं अभी सॉल्व करूंगा कि C++ 2 बार कैसे लॉन्च हुई है। बाकी याद रखिएगा, ये बिल्कुल सच बात है, एक बार ये 1979 में लॉन्च हुई थी और एक बार ये 1983 में लॉन्च हुई थी। तो आप इसकी लॉन्चिंग 79 की बोलें तो भी ठीक है, 83 की बोलें तो भी ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे अपन 2 बार लैंग्वेज को लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ गई, 2 बार लैंग्वेज कैसे लॉन्च हो सकती है। लैंग्वेज तो एक ही है, लॉन्चिंग तो इसकी एक ही बार हुई होगी। ठीक है, तो इस पे भी हम बात करते हैं। चलिए अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, जो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है और इंटरव्यू में भी आपके सामने जरूर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाई C++ is called as C++। C++ को C++ नाम कैसे मिला, इसको C++ नाम क्यों मिला, कैसे दिया? तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है C++ के नाम की, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, सुनिएगा। एक्चुअली में जब C++ पहली बार लॉन्च हुई थी मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप की तरफ से, तब इसका नाम इन्होंने C++ नहीं रखा था। तब इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम रखा था C विद क्लासेस। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सुना हो तो आपने जरूर सुना होगा ऊप्स में एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी जिस दिन आपके बैच में क्लास चैप्टर स्टार्ट होगा उस दिन से लेकर कोर्स के एंड तक, इवन जावा पढ़ते वक्त, इवन पाइथन की तरफ जाते वक्त, ये क्लास 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 रोज आप सुनेंगे। ये ऐसा चैप्टर है जो अब आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। दुनिया में जितनी लैंग्वेजेस आप पढ़ेंगे अब आज के बाद, उन सब में आपको ये चीज कॉमन दिखेगी, दैट इज द टॉपिक विच इज कॉल्ड क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा और वाकई में है भी कि मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने इस टॉपिक का नाम अपनी लैंग्वेज के नाम में शामिल कर लिया। और सी विद क्लासेस क्यों लिखा? क्योंकि वो दुनिया को ये कम्युनिकेट करना चाहते थे, बताना चाहते थे कि जो लैंग्वेज उन्होंने बनाई है वो लैंग्वेज सी लैंग्वेज के बेस पर बनाई है। या वो ये कहना चाहते थे लोगों को कि जितनी आपने सी पढ़ी है वेल एंड गुड, अब आप सी का अपग्रेडेड वर्जन पढ़िए, एनहांस वर्जन पढ़िए। और उन्होंने इसका नाम रखा सी विद क्लासेस। लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि जो डेवलपर लैंग्वेज बनाता है हमेशा उसकी चॉइस नहीं चलती लैंग्वेज के नाम को लेकर। एक कमिटी होती है, उस कमिटी के लोग डिसाइड करते हैं कि लैंग्वेज को क्या पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा। वरना जावा का नाम कभी जावा नहीं पड़ता। जिस इंसान ने जावा डिजाइन की थी उन्होंने अपनी तरफ से जावा का नाम ओक रखना पसंद करा था। जावा स्क्रिप्ट का नाम जावा स्क्रिप्ट कभी नहीं पड़ता। ओरिजिनली जावा स्क्रिप्ट बनी थी तो लाइव स्क्रिप्ट के नाम से लॉन्च हुई थी, बट
बाद में ड्यू टू सो मेनी रीजंस लैंग्वेजेस के नाम चेंज करे गए। सेम थिंग गोज विद सी प्लस प्लस ऑल्सो। मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने कभी सी प्लस प्लस नाम नहीं सोचा था, उन्होंने अपनी तरफ से इस लैंग्वेज का नाम रखा था सी विद क्लासेस। लेकिन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, लोगों ने बोला कि नाम बोलने में, पढ़ने में, लिखने में थोड़ा सा लंबा लगता है, लेंदी लगता है। कौन सी क्लास पढ़ रहे हो? हम सी विद क्लासेस की क्लास पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? हम सी विद क्लासेस में क्लासेस चैप्टर पढ़ रहे हैं। सुनने में बहुत अजीब लगता है, तो नाम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होना चाहिए। आप सुनिए, मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप के बारे में एक अच्छी सी बात बताता हूँ आपको। हम लोग ये कहते हैं, हम प्रोग्रामर्स जो इनको जानते हैं या जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो लोग इनको कहते हैं कि ही इज़ अ प्रोग्रामर बाय हार्ट। प्रोग्रामर बाय हार्ट का मतलब ये प्रोग्रामिंग को जीते हैं, इनकी लाइफ का बहुत अहम पार्ट प्रोग्रामिंग है। मजाक मजाक में लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरे और आपके बॉडी में ब्लड दौड़ता है, इनके बॉडी में फॉर, लूप, इफ, एल्स, स्विच, टर्नरी ऑपरेटर ये सब दौड़ते हैं। मतलब ये हर चीज़ को प्रोग्रामिंग के एंगल से देखते हैं, हर चीज़ को प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ऐसे कमेटी की मीटिंग चल रही थी और डिस्कशन हो रहा था कि सी विद क्लासेस नाम नहीं रखेंगे तो नाम क्या रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक अच्छा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको उस कमेटी का। तो उस कमेटी में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने बोला इनको कि सर आपकी लैंग्वेज का नाम सी प्लस होना चाहिए। एक बंदे ने बोला कि सर आपकी लैंग्वेज का नाम सी प्लस होना चाहिए, सी विद क्लासेस की जगह सी प्लस नाम रख देते हैं। इन्होंने बोला क्यों सी प्लस नाम क्यों रख देते हैं? तो उसने बोला आप ही तो दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि इस लैंग्वेज में सी है प्लस कुछ एक्स्ट्रा है। तो जैसे ग्रेड्स में होता है, ए से अच्छा ए प्लस ग्रेड होता है, बी से आगे बी प्लस ग्रेड होता है, ऐसे सी लैंग्वेज से आगे सी प्लस लैंग्वेज होगी। इन्होंने उसको इतना सटीक आंसर दिया जो इस बात को जस्टिफाई करता है कि वाकई में ये प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को देखते हैं। इन्होंने उस बंदे को बोला आपको प्रोग्रामिंग आती है? उस बंदे ने बोला ऑफ कोर्स आती है, मैं कमेटी का पार्ट हूँ। तो उन्होंने बोला ये प्लस क्या होता है प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में, प्रोग्रामिंग की दुनिया में, व्हाट इज दिस प्लस? उन्होंने बोला प्लस इज एन ऑपरेटर। इन्होंने बोला कैसा ऑपरेटर होता है प्लस? उस बंदे ने बोला जी बाइनरी ऑपरेटर होता है। अच्छा, बाइनरी ऑपरेटर को कितने ऑपरेंड्स की जरूरत होती है? जवाब आया जी 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है। तो इन्होंने बोला आपने लैंग्वेज के नाम में कितने ऑपरेंड रखे हैं प्लस के साथ? उसने बोला जी मैंने 1 ऑपरेंड रखा है। इन्होंने उसको बोला ऐसी लैंग्वेज कौन पढ़ेगा जिसके नाम में ही सिंटेक्स एरर हो? इन्होंने उसको कहा ऐसी लैंग्वेज कौन पढ़ेगा जिसका नाम ही सिंटैक्टिकली गलत हो? नाम को अगर सिंटेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये नाम ही सिंटैक्टिकली गलत है, ये कहाँ से जस्टिफाई हो गया कि सी प्लस नाम रखा जाए? इसलिए इनको कहा जाता है कि हर चीज को लॉजिक के बेस पर प्रोग्रामिंग की तरह से देखते हैं। कुछ भी जबरदस्ती लैंग्वेज में उन्होंने नहीं लिया, कुछ भी इन्होंने जबरदस्ती लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड नहीं करा। आगे की बात सुनिए। तब फिर ये बात हुई, तब फिर इन्होंने ये कहा कि अच्छा ठीक है, अगर ये लैंग्वेज उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जिनको सी लैंग्वेज आती है, तो फिर ये कंफर्म बात है कि कोई भी इंसान जिसने सी पढ़ी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने प्लस प्लस ऑपरेटर ना पढ़ा हो। आप सब ने भी पढ़ा है? जल्दी बताइए, आप सब ने भी पढ़ा है सी लैंग्वेज में प्लस प्लस ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर? जी, तो बिल्कुल पढ़ा है। तो अगर सी पढ़ने वाले स्टूडेंट ने प्लस प्लस ऑपरेटर पढ़ा है तो फिर उसको सी प्लस प्लस नाम समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। यानी सी डबल प्लस का नाम सी डबल प्लस इसलिए रखा गया ताकि दुनिया को यह समझाया जा सके कि इसमें सी तो एज इट इज है। सी डबल प्लस का मतलब ये होता है ना सी इक्वल टू सी प्लस वन, बताइए यही होता है ना। आई प्लस प्लस का मतलब आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो सी प्लस प्लस का मतलब हुआ सी इक्वल टू सी प्लस वन। अब इसमें जो सी वाला पार्ट है वो क्या है? वो सारे टॉपिक है जो आप सी लैंग्वेज में कवर कर चुके हैं। क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं? सब कुछ सी डबल प्लस में भी आपको मिलेगा। ऑल टॉपिक्स ऑफ सी, लाइक एकदम बेसिक से अगर मैं शुरू करूं तो डेटा टाइप याद होगा, मेजर मेजर टॉपिक्स याद है ना सी के। डेटा टाइप के बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर के बाद कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद एरेज, एरेज के बाद फंक्शन, फंक्शन के बाद पॉइंटर, पॉइंटर के बाद स्ट्रक्चर। ये सब कुछ सी डबल प्लस में आपको एज इट इज मिलेगा। इसके अलावा क्या मिलेगा? इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक नया टॉपिक मिलेगा, वही आपका पूरा सिलेबस है, और वो नया टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है सी प्लस प्लस का नाम जस्टिफाई करो, तो आपका जवाब होगा सी डबल प्लस का नाम सी डबल प्लस इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें सी लैंग्वेज कंप्लीटली एज इट इज है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा है, और वो एक्स्ट्रा है
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स। यानी हम लोग यहाँ सी नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ सी की जगह एक ऐसी लैंग्वेज पढ़ेंगे जो सी के बेसिस पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को सिखाएगी। अगर आपको लग रहा है सर सी के बेसिस का क्या मतलब है, सी के बेसिस का मतलब है ये जितने टॉपिक स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं इनका एग्जैक्ट सिंटेक्स सी डबल प्लस में भी वैसा ही है जैसा आपने इनको सी लैंग्वेज में पढ़ा था। इसलिए मुझे आपको दोबारा इफ, लूप, वाइल, डू वाइल, स्विच ये पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सेम टू सेम सी डबल प्लस में यूज होते हैं। पढ़ना क्या है हमें, पढ़ना हमें रियल सी प्लस प्लस है। रियल सी प्लस प्लस स्टार्ट कहाँ से होती है, इट बिगिंस फ्रॉम द टॉपिक विच इज कॉल्ड एज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, which is the first topic under the heading which is called object oriented programming। समझ आया, समझ आई ये बात, हुआ क्लियर? ठीक है, अब इतना सारा डिस्कशन होते होते 4 साल निकल गए। तो जब लैंग्वेज सी डबल प्लस के नाम से लॉन्च हुई तब क्या आ गया था, तब आ गया था 1983। ओरिजिनली किस नाम से लॉन्च हुई थी, सी विद क्लासेस। तब कौन सा साल चल रहा था, तब चल रहा था 1979। तो 1979 में ये सी विद क्लासेस के नाम से लॉन्च हुई, बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया सी प्लस प्लस। तो इसके जरूरी पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ओरिजिनल नेम वाज सी प्लस प्लस, लेटर ऑन चेंज टू, ओरिजिनल नेम वाज सी विद क्लासेस, सॉरी, लेटर ऑन चेंज टू सी प्लस प्लस। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन वाई सी प्लस प्लस। तो जवाब, द नेम सी प्लस प्लस justifies that this language contains, or we should say supports, all the primary topics, all the primary topics of C language like data types, operators, control statements। ठीक है, सारे नहीं लिख रहा हूं मैं, कुछ ही लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा। control statements, functions, etc. plus we get something more, something extra, and that extra part is, बताइए क्या समझ में आया? That extra part is, जल्दी जल्दी, be interactive। That extra part is concepts of object oriented programming। मैं बोल सकता हूँ C++ मतलब C का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन। कैन आई से दिस? C++ मतलब C लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन। आप ये मान लीजिए, राइट। C लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। अगर आपको लग रहा है सर ये क्या होते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सब आगे डिफरेंसेस में आएगा। अब आप बस टर्मिनोलॉजी सुनिए, उनसे फेमिलियर होइए कि C was a procedure oriented language while C++ is an object oriented language। तो अगर मैं आपसे पूछूं C का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो आपका जवाब होगा पॉइंटर्स हैं, फंक्शंस हैं, ये C का हार्ट बीट है या C की बैकबोन है। ऐसे C++ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके लिए मार्केट में C++ जानी जाती है, जिसके लिए C++ मार्केट में यूज होती है। ठीक है, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये बात आपने किसी और लैंग्वेजेस के लिए कभी नहीं सुनी होगी, है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं C++ मार्केट में कितनी तरह के या कितने फ्लेवर्स में अवेलेबल है। अब क्योंकि आपने सिर्फ C पढ़ी है तो आपको मेरा ये पॉइंट बहुत ही अजीब लग रहा होगा। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो, जावा पढ़ी हो, तो शायद आपको थोड़ा बहुत फेमिलियरिटी लगेगी इस टॉपिक में। लेकिन अगर आपने सिर्फ C पढ़ी है, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सिर्फ C पढ़ी है, तो आपको बहुत अजीब लगेगा, सर ये टाइप्स ऑफ C++ क्या है, क्या 3-4 तरह की C++ मार्केट में अवेलेबल है? तो प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जवाब कुछ ऐसा ही है कि 3-4 तरह की C++ है। आज की तारीख में यानी 2020 में मार्केट में C++ के 2 फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। 2 तरीके की C++ आज मार्केट में आपको मिलती है।
एक सी डबल प्लस कहलाती है क्लासिक सी डबल प्लस, एक सी प्लस प्लस कहलाती है क्लासिक सी डबल प्लस, और दूसरी सी प्लस प्लस कहलाती है मॉडर्न सी डबल प्लस। एक को कहते हैं क्लासिक और एक को कहते हैं मॉडर्न। आपको लगेगा डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि जब सी डबल प्लस सबसे पहले लॉन्च हुई थी, कब लॉन्च हुई थी? जल्दी से चैट विंडो में टाइप कीजिए। सी डबल प्लस सबसे पहले कब लॉन्च हुई थी? जल्दी से चैट विंडो में टाइप कीजिए। वेरी गुड, 1979 या 1983 में। यानी ये वो वाली सी प्लस प्लस है जो AT&T कंपनी ने डिजाइन की थी वे बैक इन द ईयर 1979। 1979 या 1983 में बनने के बाद बहुत साल तक सी डबल प्लस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, सी डबल प्लस को अपग्रेड नहीं करा गया। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन बढ़ता गया, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इन लैंग्वेजेस का मार्केट के अंदर होल्ड बढ़ता गया, तो सी डबल प्लस बनाने वाली कमिटी ने ये डिसाइड करा, ये तय करा कि वो सी डबल प्लस को अब अपग्रेड करना स्टार्ट करेंगे। वो सी डबल प्लस को अब अपग्रेड करना स्टार्ट करेंगे। कौन है ये कमिटी? मैं आपको बता दूं, इस कमिटी का नाम है ISO। तो सी डबल प्लस को इस वक्त कौन मेंटेन कर रहा है? सी डबल प्लस को इस वक्त मेंटेन ISO वाले कर रहे हैं। ISO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग सी डबल प्लस को मेंटेन कर रहे हैं। सी डबल प्लस किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है। जैसे अगर आप जानते हो तो जावा किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। जावा को कोई कंपनी डिजाइन करती है? यस, जावा ओरेकल का प्रोडक्ट है। डॉटनेट किसी कंपनी का प्रोडक्ट है? हाँ, डॉटनेट बनाती है माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन जावास्क्रिप्ट, पाइथन ये कंपनीज के प्रोडक्ट नहीं है। दे डोंट बिलोंग टू एनी कंपनी। जैसे जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वो एक्मा को बिलोंग करती है, ऐसे पाइथन को बात करें तो वो PSF नाम की एक फाउंडेशन को बिलोंग करती है। ऐसे सी डबल प्लस ISO वालों की सी डबल प्लस हो गई है। ISO कौन है? एक कमिटी है। उस कमिटी में बहुत सारे प्रोग्रामर्स हैं और वो प्रोग्रामर सी डबल प्लस के अपग्रेडेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सी डबल प्लस को जब ISO ने अपने हाथ में लिया, जब ISO ने इसकी कमान संभाली, तो ISO ने सी डबल प्लस को नया नाम दिया और उन्होंने इसको मॉडर्न सी प्लस प्लस के नाम से बनाया। और इस मॉडर्न सी प्लस प्लस का उन्होंने सबसे पॉपुलर वर्जन 2011 में निकाला, जिसका नाम रखा गया C++11। आपको लग रहा होगा फर्क क्या है? फर्क ऐसा है कि आप ये मान लीजिए ये दोनों बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। कौन दोनों? क्लासिक सी डबल प्लस और मॉडर्न सी डबल प्लस। मॉडर्न सी डबल प्लस बनाई गई है मॉडर्न एरा के कंप्यूटर्स को ध्यान में रखते हुए, मॉडर्न टॉपिक्स के साथ, मॉडर्न फीचर्स के साथ, लेकिन वो सपोर्ट क्लासिक सी डबल प्लस के टॉपिक्स भी करती है। तो ऐसा नहीं है कि क्लासिक सी डबल प्लस के टॉपिक्स हमारे किसी काम के नहीं है, बिल्कुल काम के हैं। हमें क्लासिक सी डबल प्लस भी कवर करनी है, हमें मॉडर्न सी डबल प्लस भी कवर करनी है। मॉडर्न सी डबल प्लस की एक और खास बात है, मॉडर्न सी डबल प्लस हर 2-2 साल के अंदर ये लोग लॉन्च, हर 3-3 साल के अंदर, हर 3-3 साल के अंदर ये लोग लॉन्च करते हैं। तो आप बताइए 2011 के बाद कब आई होगी? जल्दी बताइए, अगला वर्जन कब आया होगा? सिंपल सी मैथ्स है, 2014 में, 2014 में। अगला वर्जन कब आया होगा? 2017 में। अगला वर्जन कब आया होगा? इसी साल आया है, 2020 में। अगला प्रपोज्ड कब है? अगला प्रपोज्ड है 2023 में। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जितनी जल्दी सी डबल प्लस के वर्जन्स आते हैं, कंपाइलर्स अनफॉर्चुनेटली उतनी जल्दी उन वर्जन्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर सुनिएगा, जितनी जल्दी सी डबल प्लस के वर्जन्स आते हैं, कंपाइलर उतनी जल्दी उनको सपोर्ट नहीं करते। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसा आज आपको इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कोविड के दौरान देखने को मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, मानते हैं आप, कोविड के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट्स को उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है ना। जैसे गवर्नमेंट कहती है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन खुल सकती है कोविड के दौरान, लेकिन ये फिर उनको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, तो उसकी तैयारियों में टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ISO अपनी तरफ से सी डबल प्लस के वर्जन निकाल देती है, लेकिन जो कंपनीज कंपाइलर्स बनाती हैं वो धीरे धीरे इन वर्जन्स को सपोर्ट करती हैं। तो ISO किसकी तैयारी कर रहा है? जल्दी बताइए, अगला वर्जन उनका कौन सा है? 3 साल बाद के वर्जन की तैयारी कर रहा है, 2023 के। लेकिन आज मार्केट में सी डबल प्लस के जितने भी कंपाइलर्स हैं वो सारे के सारे अभी टिल डेट फुल्ली सपोर्ट करते हैं C++17 को।
इवन C++20 को भी C++20 को शॉर्ट में C++20 बोलते हैं, और कुछ जगहों पर इसका नाम C++2A के नाम से भी रखा गया है, C++2A के नाम से। तो आज की तारीख में जितने भी कंपाइलर्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त C++17 को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें नीलेश ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, अभी बहुत बहुत जूनियर लेवल पे हो आप इन फीचर्स को समझने के लिए, पहले पढ़ लो फिर पता चलेगा। मैं बोलूंगा भी ना तो भी आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। आगे की बातें हैं, अभी पहले आप बेसिक C++ पढ़ो, उसके अंदर प्रोग्रामिंग देखो, फिर आपको पता चलेगा इसमें क्या नए फीचर्स हैं। तो जो हम लोग C++ पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, वो क्लासिक C++ भी पढ़ेंगे, मॉडर्न C++ भी पढ़ेंगे, और मॉडर्न के लिए हम जो यूज करेंगे दैट विल बी C++17। अब अगला डाउट आएगा, हमें क्लासिक और मॉडर्न के लिए अलग अलग आईडीज पे काम करना होगा कि एक ही आईडी से काम चल जाएगा? अनफॉर्चुनेटली हमें अलग अलग आईडीज यूज करनी होगी, कारण जो क्लासिक C++ है उसे दुनिया में सिर्फ एक कंपाइलर और एक आईडी सपोर्ट करता है, और उस कंपाइलर और आईडी का नाम आप अच्छे से जानते हैं, वो है जिसमें आपने सी पढ़ी थी, एंड दैट इज टर्बो सी और टीसी। ये मात्र दुनिया का एक कंपाइलर है, बस आ रहे हैं शुद्ध रूसी पे, ये मात्र दुनिया का एक कंपाइलर है जो क्लासिक C++ को सपोर्ट करता है। इसके अलावा दुनिया में जितने कंपाइलर्स और आईडीईज हैं वो सारे के सारे सपोर्ट करते हैं मॉडर्न C++ को। जैसे सबने जीसीसी का नाम सुना है, ईच वन ऑफ अस मस्ट हैव हर्ड द नेम जीसीसी, सभी लोगों ने जीसीसी पे काम भी करा हुआ है। जीसीसी कंपाइलर doesn't support classic model of C++. GCC only and only supports modern C++. इसका मतलब आपने देखा होगा C में जो मैं प्रोग्राम्स टर्बो पे लिखता था वो आपके कोड ब्लॉक्स पे 99% चल जाते थे, 1-8% आपको चेंज करना पड़ता था। बट याद रखिएगा, क्लासिक C++ का कोई भी प्रोग्राम मॉडर्न C++ के आईडी पे नहीं चलेगा जब तक आप मेजर चेंजेस ना करें, जब तक आप मेजर चेंजेस ना करें। मैं आपको अभी बताऊंगा वो चेंजेस क्या हैं। तो अभी जीसीसी कंपाइलर कोई भी यूज ना करें, फिलहाल जीसीसी पे काम मत करिएगा, क्योंकि आपका पहला ही प्रोग्राम ढेर सारी एरर्स दे देगा। मैं आपको कंस्ट्रक्टर टॉपिक के बाद जीसीसी कंपाइलर पे शिफ्ट करूंगा, टॉपिक भी सुन लीजिए, कंस्ट्रक्टर चैप्टर के बाद मैं आपको जीसीसी कंपाइलर पे शिफ्ट करूंगा, और तब मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न C++ में किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है, राइट। तो याद रखें, जितने भी मॉडर्न कंपाइलर्स हैं वो सारे के सारे मॉडर्न C++ को सपोर्ट करते हैं, ओनली टर्बो सपोर्ट्स क्लासिक C++। अब ये भी मत बोलिएगा, नहीं सोचिएगा तो सर मॉडर्न से ही शुरू करते हैं अपन, व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद क्लासिक, क्योंकि मैंने कहा, आपने अगर ध्यान दिया हो तो मॉडर्न C++ में भी क्लासिक वाले कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, और जब तक आपको क्लासिक की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप मॉडर्न C++ में नई चीजों को समझ नहीं पाएंगे। बेस आपका क्लासिक C++ से बनेगा, लेकिन हमें पूरी क्लासिक C++ पे कोर्स नहीं लेना है। हमारा कोर्स कंस्ट्रक्टर के बाद गियर चेंज करेगा, और उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट गियर में, टॉप गियर में, और टॉप गियर होगा हमारा मॉडर्न C++ का पार्ट, ठीक है। तो जितने मॉडर्न कंपाइलर्स हैं, लेट मी मेंशन दिस, जितने मॉडर्न कंपाइलर्स हैं दे ऑल सपोर्ट दिस वर्जन ऑफ C++। ऑल न्यू कंपाइलर्स, जानते हैं कितने कंपाइलर हैं पॉपुलर? नहीं जानते हैं? जानते हैं? ऑल न्यू कंपाइलर्स लाइक GCC, इसका नाम तो सभी को पता होगा। GCC के अलावा भी कंपाइलर्स हैं क्या? GCC के अलावा, टर्बो के अलावा भी कंपाइलर्स हैं? वेरी गुड। देयर इज एन IBM C++, देयर इज एन Intel C++, there is Microsoft Visual C++, there is CLANG CLang, they all are names of different compilers। अच्छे से सुनिएगा, सब इंटरव्यू में आता है, इसलिए बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, कंपाइलर कौन है, IDE कौन है, स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, सब अलग अलग है, ध्यान से सुनना। तो स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? C++ में ये फीचर होना चाहिए, ये फीचर नहीं होना चाहिए, ऐसे लूप चलना चाहिए, ऐसे ऑपरेटर होने चाहिए, ये लोग बनाते हैं, ISO वाले बनाते हैं। तो ये सिर्फ गाइडलाइंस जारी करते हैं, लेकिन कंपाइलर को उन फीचर्स को सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। उन फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कंपाइलर्स होते हैं जो धीरे धीरे करके इनको सपोर्ट करते हैं। आ रहा है समझ में? जो धीरे धीरे करके इन फीचर्स पे आते हैं। सबसे पॉपुलर कंपाइलर नो डाउट GCC है, बट GCC के अलावा और भी कंपाइलर्स हैं। IBM C++ है,
अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की C++ है। अगर आप में से किसी के पास एप्पल का लैपटॉप है, आप एप्पल की मशीन यूज करते हैं, तो आप एक्स कोड नाम का आईडी यूज करते होंगे, और एक्स कोड नाम की आईडी के अंदर जो कंपाइलर यूज होता है दैट इज कॉल्ड LLVM. दैट कंपाइलर इज कॉल्ड LLVM, लो लेवल वर्चुअल मशीन. LLVM का फुल फॉर्म है. ये सारे के सारे कंपाइलर्स हैं जो C++ के वर्जन 17 को 100% सपोर्ट करते हैं. बस टर्बो ही है जो इस भीड़ में बहुत पीछे छूट गया है, बहुत ओल्ड फैशन कंपाइलर बन गया है, और ये आज भी सपोर्ट करता है क्लासिक फॉर्म ऑफ C++. तो इसको मैं अच्छे से नेक्स्ट पेज पे आपको समझाता हूँ, ठीक है. और इससे पहले समझाता हूँ आपके जैसा बिगिनर प्रोग्रामर कैसे पहचानेगा कोड देखकर कि ये कोड क्लासिक C++ का है या ये कोड मॉडर्न C++ का है. दोनों के बीच में दो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस अवेलेबल हैं. तो आपको पहली नजर में पता लग जाएगा, बिना कंपाइलर के बारे में जाने, बिना कुछ और जाने, कोड देखकर ही आप बता सकते हो कि ये कोड क्लासिक का है या ये कोड मॉडर्न का है. सुनिएगा बहुत ध्यान से. क्लासिक C++ याद रखिएगा सपोर्ट करती है .h एक्सटेंशन विद हेडर फाइल्स. सपोर्ट्स .h extension with C++ header files. and I think शायद आपने सुना होगा C++ की एक पॉपुलर हेडर फाइल है जिसका नाम है iostream.h. सुना है नाम? Have you heard this header file name iostream.h? Everyone please respond. Right? ठीक, ऐसे ही एक और हेडर फाइल है जो आप फाइल हैंडलिंग के दौरान सीखेंगे, उसका नाम है fstream.h. लेकिन आपको जानकर थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि मॉडर्न C++ में .h एक्सटेंशन नहीं होता है. मॉडर्न C++ में देयर इज नो .h एक्सटेंशन इन C++ हेडर फाइल. यानी इन्होंने टोटली प्रोहिबिट कर दिया है, प्रोहिबिट्स द .h एक्सटेंशन विद C++ हेडर फाइल्स. तो यहां गेस करिए हेडर फाइल का नाम क्या हो गया? यहां गेस करिए हेडर फाइल का नाम क्या हो गया? यहां हो गया सिर्फ iostream. तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सर मैंने इंटरनेट पे प्रोग्राम देखा, वहां तो सिर्फ iostream लिखा हुआ था, .h था ही नहीं, क्योंकि वो प्रोग्राम मॉडर्न C++ कंपाइलर्स पे लिखा गया होगा. मॉडर्न C++ जैसे GCC का कंपाइलर .h सपोर्ट नहीं करता है. और कंफ्यूज मत होइएगा, C लैंग्वेज में .h सपोर्टेड है. ऐसा हो सकता है दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा हो कि मैं तो कोड ब्लॉक्स पे काम करता हूं और मैं तो stdio.h यूज करता हूं. बिल्कुल करते होंगे आप, बट याद कीजिए stdio.h किसकी हेडर फाइल है? C की C++ की? C की हेडर फाइल है. C की हेडर फाइल में .h अलाउड है. C की हेडर फाइल में मॉडर्न कंपाइलर्स भी .h अलाउ करते हैं, लेकिन C++ की हेडर फाइल में से .h हटा दिया गया है. नो .h सपोर्ट इज गिवन बाय मॉडर्न C++ कंपाइलर्स. दूसरा फर्क, अगर आपने कभी मॉडर्न C++ का प्रोग्राम देखा हो तो वहां आपको एक और चीज दिखी होगी जिसका नाम है नेम स्पेस. कभी देखा है आपने ये वर्ड लिखा हुआ प्रोग्राम के अंदर? NAMESPACE, नेम स्पेस. याद रखिएगा ये सिर्फ मॉडर्न C++ पे चलता है. क्लासिक C++ पे देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेम स्पेस. तो मॉडर्न C++ हैवीली यूज करती है कॉन्सेप्ट ऑफ नेम स्पेसेस. अभी मत परेशान होइएगा सर नेम स्पेस क्या होती है, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, सिर्फ आपको डिफरेंस देखकर समझने की आदत डाल रहा हूं कि आप देखकर कैसे समझेंगे. आगे पढ़ेंगे हम नेम स्पेस क्या है, नेम स्पेस का बेनिफिट क्या है, वो सब आगे आएगा. बट अभी याद रखिए यहाँ नेम स्पेस नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, और यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है रिलेटेड टू नेम स्पेस. एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस? सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, मैं अभी आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस सिंटेक्स को समझो, मैं सिंटेक्स बता ही नहीं रहा हूँ. मैं सिर्फ आपको फर्स्ट व्यू में कैसे पहचानेंगे कि ये क्लासिक का कोड है कि मॉडर्न का कोड है वो बता रहा हूँ. क्लासिक के कोड में .h लगेगा, नेम स्पेस लगेगी. मॉडर्न के कोड में .h हट जाता है और नेम स्पेस नाम का कॉन्सेप्ट आ जाता है. बिल्कुल पढ़ेंगे अपन आगे. कहाँ कॉन्सेप्ट था आरजू? नेम स्पेस कहाँ देखा आपने?
कंफ्यूजन कैसे हुआ? नेम स्पेस को मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूं क्लास में नाम, कॉलेज में, बुक्स में, ऐसा कोड ट्राई किया था पहले, राइट, बिल्कुल सही। तो आपने कोड ब्लॉक्स पे करा होगा, है ना, किसी नए आईडी पे करा होगा, टर्बो पे नहीं करा होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ये नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस? जल्दी बोलिए। अब प्रोग्राम देख के बता देंगे आप? आपके सामने अगर प्रोग्राम रखा जाए तो आप उसको देखकर बता देंगे कि ये क्लासिक का है कि ये मॉडर्न का है? सिर्फ दो चीजें देखना, हेडर फाइल में .s दिख रहा है कि नहीं, और नेम स्पेस यूज होता हुआ दिख रहा है कि नहीं। अगर इनमें से कोई भी चीज है तो ये मॉडर्न है, सब गायब है तो ये क्लासिक है। राइट, बिल्कुल सही साकिब, बिल्कुल सही। यूज करा होगा आपने नेम स्पेस भी, ठीक है। सेजल, क्या रिपीट करूं नेम स्पेस में बेटा? मैंने थोड़ी बताया नेम स्पेस क्या होती है। क्या सुनना चाहते हो नेम स्पेस के बारे में? मैं तो अभी यही बता रहा हूं बस। नेम स्पेस नाम का एक टॉपिक मॉडर्न C++ में यूज होता है, दैट्स इट। नेम स्पेस क्या है, नेम स्पेस क्या करती है, ये भी बताया ही कहाँ है मैंने, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए दोनों के बीच के फर्स्ट टाइम के जो आपको डिफरेंस नजर आएंगे। अब कौन कौन से कंपाइलर्स और आईडीज क्लासिक और मॉडर्न के लिए यूज होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। कंपाइलर्स एंड आईडीज यूज्ड, ठीक। जहां तक क्लासिक C++ की बात है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, क्लासिक का कंपाइलर कौन सा है? जल्दी बोलिए। नहीं होता सुधीर, मॉडर्न में conio.h ही नहीं होती है, तो getch भी नहीं होगा। क्लासिक का कंपाइलर है TC। आईडी कौन सी है? आईडी है टर्बो C++। या कंपाइलर और आईडी दोनों का नाम सेम है, समझ रहे हैं इस बात को? कंपाइलर और आईडी दोनों का नाम सेम है। यहाँ पर टीसी कंपाइलर का भी नाम है और टीसी आईडी का भी नाम है, इसलिए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जब वो इसको जीसीसी के साथ कंपेयर करते हैं। जो मॉडर्न C++ है, याद रखिएगा, उसके लिए आईडीज भी खूब सारे हैं और कंपाइलर्स भी खूब सारे हैं। सो मेनी आईडीज एंड कंपाइलर्स आर देयर। सबसे पॉपुलर आईडी आई थिंक सभी लोग जानते हैं, मॉडर्न C++ का है कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स कौन सा कंपाइलर सपोर्ट करता है? कोड ब्लॉक्स में आपको सपोर्ट मिलता है जीसीसी का, ठीक है। जीसीसी का कौन सा वर्जन? जीसीसी का MingW। MingW क्या है? MingW जीसीसी का कंपाइलर है जो विंडोज के लिए लिखा गया है। MingW जीसीसी का कंपाइलर है जो विंडोज के लिए लिखा गया है, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। आई थिंक मैक्सिमम लोगों के पास विंडोज मशीन है, सही कह रहा हूं? मैक्सिमम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो जीसीसी चलता है उसका एग्जैक्ट नाम है MingW। इन केस आपको फुल फॉर्म जानना है तो मैं फुल फॉर्म भी आपको बता दूं ताकि आप इंटरव्यूज में बोल पाएं, और यही हम लोग प्रोजेक्ट में भी यूज करेंगे। याद रखिएगा, सी का भी प्रोजेक्ट हम इसी कंपाइलर पे करेंगे और हम लोग C++ का भी प्रोजेक्ट इसी कंपाइलर पे करेंगे। इसका नाम है मिनिमलिस्टिक GCC फॉर विंडोज। ये फुल फॉर्म है MingW का, मिनिमलिस्टिक GCC फॉर विंडोज, ठीक है। अमन, हो रही है सारे प्रोजेक्ट की डेट्स प्लान, कुछ ही दिनों में आप लोग के टेलीग्राम अकाउंट पे पोस्ट हो जाएंगी, ठीक है। कुछ ही दिनों में पोस्ट हो जाएंगी। अभी अपन यहाँ के टॉपिक्स कर लें कवर, फिर आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। तो एक कोड ब्लॉक्स है जिसका कंपाइलर है जीसीसी। ऐसे ही अगर आपको याद हो तो एक dev C++ नाम का भी आईडी होता है, अगेन वेरी पॉपुलर आईडी। ये भी बिल्कुल सेम यूज करता है, याद रखिएगा, कंपाइलर और मिनिमलिस्टिक जीसीसी यहाँ भी है, और ये भी यूज करता है जीसीसी को। इनके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत पॉपुलर आईडी है, शायद आपने सुना हो, मैंने आपको सी लैंग्वेज के फर्स्ट दिन इस आईडी का नाम बताया था। आईडीज नेम इज विजुअल स्टूडियो। ये यूज करता है माइक्रोसॉफ्ट का C++ कंपाइलर, सो दिस यूजेस माइक्रोसॉफ्ट C++। तो माइक्रोसॉफ्ट C++ कंपाइलर अलग कंपाइलर है, याद रखिएगा, वो जीसीसी नहीं है, वो टर्बो नहीं है, वो तीसरा कंपाइलर है, राइट। इसी तरह से एक और बहुत पॉपुलर आईडी है
आईडी का नाम है सी फ्री। नाम पे मत जाइएगा कि नाम में तो सिर्फ सी आ रहा है, नाम में सी आ रहा है लेकिन ये आईडी सी डबल प्लस को भी सपोर्ट करती है, और इसका जो कंपाइलर है उसका नाम है सी लैंग। इसका जो कंपाइलर है उसका नाम है सी लैंग, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्स कोड, आई होप आपने सुना होगा, एप्पल की मशीन का आईडी है और उसका जो कंपाइलर है उसका नाम है LLVM। अब इन सब में हम कौन सा यूज करने वाले हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आज फिर याद दिला देता हूं। जो हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग मॉडर्न के अंदर यूज करेंगे ये वाला आईडी और ये वाला कंपाइलर, करेक्ट। और हम लोग क्लासिक के अंदर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं TC और टर्बो C++। सो मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे हम कब मॉडर्न पे शिफ्ट होंगे। इनिशियली वी विल स्टार्ट विद क्लासिक C डबल प्लस, ठीक है, टिल कंस्ट्रक्टर्स हम इसको यूज करेंगे, ठीक। कंस्ट्रक्टर एक चैप्टर का नाम है C डबल प्लस में, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल माइग्रेट टू मॉडर्न C डबल प्लस। तो आपको फिलहाल दोनों आईडीज की जरूरत रहेगी। बिल्कुल करता है, एक्लिप्स भी करता है। आई फॉरगॉट टू राइट द नेम ऑफ एक्लिप्स, बिल्कुल करता है, एक्लिप्स भी सपोर्ट करता है, और एक्लिप्स के अंदर भी जो कंपाइलर लगता है दैट इज GCC ओनली। ओके, क्लियर हुआ? नीलेश, यही होते हैं GCC के वर्जन्स होते हैं वहां भी। जितने ऑनलाइन कंपाइलर्स हैं 98% ऑफ देम दे आर GCC बेस्ड कंपाइलर्स। आप डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं। LLVM का फुल फॉर्म होता है लो लेवल वर्चुअल मशीन, लो लेवल वर्चुअल मशीन, फुल फॉर्म ऑफ LLVM। ओके, आगे बढ़े। हो गया क्लियर? अच्छे समझ में आ गया कोर्स की आउटलाइन? तो शुरू किससे करेंगे हम, जल्दी बताइए, शुरू किससे करेंगे? एवरीवन प्लीज आंसर। विल स्टार्ट विथ सेम टर्बो कंपाइलर अप टिल कंस्ट्रक्टर, आफ्टर दैट विल चेंज द गियर, विल चेंज द ट्रैक, और हम आ जाएंगे ऑन मॉडर्न C डबल प्लस। ठीक है, चलिए ये था आपके लिए बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आपको सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। C डबल प्लस का नाम C डबल प्लस कैसे पड़ा, कब लॉन्च हुई थी, सब क्लियर है। 2 बार की लॉन्चिंग कैसे हुई, क्लियर है। 79 और 83 2 बार लॉन्च कैसे हुई, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं C और C++ लैंग्वेजेस में जो मेन डिफरेंसेस हैं उसको डिस्कस करने पे। यानी जब आपके जैसा स्टूडेंट जिसने अभी अभी C पढ़ी है C डबल प्लस पे माइग्रेट करेगा तो वो कौन से इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो पहली बार में आपको प्रोग्राम के अंदर नजर आएंगे, वो कौन कौन सी स्ट्राइकिंग डिससिमिलैरिटीज हैं जो आपको C और C++ के बीच में दिखेंगी। सिमिलैरिटीज तो हैं ही, हमें डिससिमिलैरिटीज पे भी फोकस करना है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस इन C एंड C++। किसका डिफरेंस हम डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिएगा, सिंटेक्स का डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं। C में कोई चीज कैसे लिखी जाती है और C डबल प्लस में कोई चीज कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं C लैंग्वेज से, राइट, एंड देन आई विल कम ओवर टू C++। शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से जो आपके लिए अब बहुत अच्छे से सिंपल सा पॉइंट है। मुझे बताइए C की सबसे पॉपुलर हेडर फाइल कौन सी है? एवरीवन प्लीज लेट मी नो, C की सबसे पॉपुलर हेडर फाइल कौन सी है? stdio.h। conio.h है सबसे पॉपुलर। कैसी बातें करते हैं, बगैर कॉनियो के प्रोग्राम बन जाएगा, बगैर stdio के नहीं बनेगा। सही कह रहा हूं? स्क्रीन क्लियर करे बिना काम चल जाएगा, लेकिन जब तक इनपुट आउटपुट नहीं करेंगे तब तक कोड कैसे काम करेगा, राइट। सो द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट हेडर फाइल इज stdio.h, राइट। तो यहां पर अपन लिखेंगे द हेडर फाइल which is most common and popular in C language programs is stdio.h, as it provides us, क्या देती है आपको, as it provides us, दो फंक्शन देती है,
2 फंक्शंस देती है। वेरी गुड, ये आपको प्रोवाइड करती है। कुंदन बताऊंगा कैसे प्रिंट करेंगे, बिना printf यूज करे हुए कैसे प्रिंट करेंगे। बहुत दिनों से परेशान हो तुम, मैं देख रहा हूं इस क्वेश्चन को लेकर, हो ना? ग्रुप में भी बहुत पूछा है तुमने, किसी ने जवाब नहीं दिया, क्यों कुंदन? पढ़ेंगे अपन आगे। बिना प्रिंटर स्कैनफ के अपन स्क्रीन पे कुछ लिखाना चाहें या इनपुट लेना चाहें तो कैसे लेते हैं, उसके लिए पॉइंटर का एडवांस कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक ठीक है, लेकिन कर सकते हैं, ध्यान रखना, मना मत कर देना कहीं पे। प्रिंटफ के बिना भी स्क्रीन पे हम अपना नाम प्रिंट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आते हैं अपने डिफरेंस पे। तो सी लैंग्वेज की सबसे इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है stdio.h। ठीक है, वो आपको 2 फंक्शंस देती है, एक का नाम है printf और एक का नाम है scanf। चलिए आप सबसे पहले बताइए, फंक्शंस याद हैं? फंक्शन चैप्टर याद है आपको सी लैंग्वेज में जो पढ़ा है? पढ़ा है, शाबाश। तो मुझे बताइए हेडर फाइल्स में फंक्शंस का क्या होता है? क्या लिख दूं यहां पर? प्रोवाइड्स अस क्या? वेरी गुड कुंदन, प्रोवाइड्स अस डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का दूसरा नाम, फंक्शन डिक्लेरेशन का दूसरा नाम जल्दी बताइए, प्रोटोटाइप। एज इट प्रोवाइड्स अस डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप of 2 very important functions called as printf and scanf, used for console output and console input respectively। यही है ना printf scanf का रोल, यूजर को टेक्स्ट दिखाना और यूजर से इनपुट लेना, करेक्ट। अब आइए C++ में। अच्छा, सबसे पहली बात, क्या C++ में stdio.h यूज हो सकती है? जल्दी बोलिए। 100% हो सकती है। तो ये गलतफहमी दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि C++ में stdio नहीं होती है, बिल्कुल होती है, और मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं। लगेगा h भी लगेगा, अभी आप भूल रहे हो। stdio.h किसकी हेडर फाइल है? C++ की के C की? C की है ना, तो वो मॉडर्न C++ में भी .h के साथ ही यूज होगी, वो मॉडर्न C++ में भी .h के साथ ही यूज होगी। और टर्बो पे तो यूज होती ही है, अगर आप ध्यान से देखें तो टर्बो पे तो यूज होती है, अगर आप ध्यान से देखें तो, राइट। आप याद करिए, आपने जितने भी प्रोग्राम C में लिखे हैं सारे टर्बो कंपाइलर पे चलाएं। जितने भी प्रोग्राम अपन ने C में पढ़े थे सब टर्बो पे चलाए थे, और जो कंपाइलर आप यूज कर रहे थे वो C++ का कंपाइलर है। TC इज अ C++ कंपाइलर। तो ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल दीजिएगा, इंटरव्यू में बहुत बड़ी गलती कर देंगे आप अगर आप इंटरव्यू में ये बोल कर आएंगे कि C++ में stdio.h नहीं होती है। बिल्कुल होती है, बट लोग यूज करना पसंद नहीं करते हैं। लोग यूज करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं पसंद करते हैं यूज करना? इसलिए क्योंकि उससे ज्यादा बेटर तरीका हमें आईओ स्ट्रीम की तरफ से मिलता है, उससे ज्यादा आसान तरीका हमें आईओ स्ट्रीम की तरफ से मिलता है। .h सिर्फ C की हेडर फाइल्स में लगता है बेटा, C++ वालियों में नहीं लगेगा। तो जब आप मॉडर्न C++ में काम करेंगे तो C++ की किसी भी हेडर फाइल में .h नहीं आएगा, C की हेडर फाइल्स जो यूज होंगी उनमें .h आएगा। ठीक है, अभी चलिए अब आते हैं C++ में इस डिफरेंस पे। C++ में जो हेडर फाइल यूज होती है, द हेडर फाइल विच इज मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर इन C++, कौन सी? दोनों, क्लासिक एज वेल एज मॉडर्न C++, दोनों की बात कर रहा हूं, इज iostream.h। याद रखिएगा .h इसलिए क्योंकि हम शुरुआत क्लासिक से कर रहे हैं, इसके बाद ये हट जाएगी, .h हट जाएगा, राइट। और ये क्या देती है? ये हमें प्रोवाइड करती है, ध्यान से सुनिएगा, एज इट प्रोवाइड्स अस 4 प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स used for predefined objects called cout, cin, crr and clog। अब मैं किस बात पे जोर दे रहा हूं, स्ट्रेस दे रहा हूं, प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा। यहां जितने भी स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन सेशन में आज अवेलेबल हैं,
मुझे पता है, आई कैन गारंटी आप में से 99% बच्चों को लेक्चर अटेंड करने से पहले पता है कि प्रिंटफ की जगह सी डबल प्लस में सी आउट यूज होता है। सही बोल रहा हूं ना? मेरे बताने से पहले ही आपको मालूम है ना कि प्रिंटफ की जगह सी आउट यूज होता है। सबको ना भी मालूम हो बट मैक्सिमम को मालूम है। लेकिन जो एक गलती मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंटरव्यू में करके आते हैं, जब इंटरव्यूअर पूछता है बताओ प्रिंटफ क्या है, तो स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब देता है और बोलता है सर प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। बट जब वो पूछता है अच्छा फिर सी आउट क्या है, तो यहां हमसे धोखा हो जाता है और हम इंटरव्यू में बोल देते हैं ये भी फंक्शन है। याद रखिएगा, सी आउट फंक्शन नहीं है, सी आउट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। और अभी बिल्कुल परेशान मत होना, ज्यादा सोचना नहीं कि सर ऑब्जेक्ट क्या होता है और वो फंक्शन से कैसे अलग होता है। ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। आज आप सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते जब ऊप स्टार्ट होगी आपको अपने आप पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट क्या होता है और वो फंक्शन से कैसे अलग होता है। अभी बस इतना समझ लो, ऑब्जेक्ट और फंक्शन अलग अलग चीजें हैं। सी आउट काम जरूर प्रिंटफ वाला करता है, सी आउट काम जरूर प्रिंटफ वाला करता है, लेकिन आप उसे प्रिंटफ की तरह फंक्शन नहीं बुला सकते, आप उसे हमेशा बुलाएंगे ऑब्जेक्ट। नहीं सुधीर, आयोस्ट्रीम क्लास नहीं है, आयोस्ट्रीम हेडर फाइल का नाम है। हेडर फाइल के अंदर क्लासेस हैं और उन क्लासेस के साथ ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर्ड है। हेडर फाइल के अंदर दोनों चीजें हैं सी डबल प्लस में, क्लास भी है और उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स भी हैं। ऑब्जेक्ट कभी हेडर फाइल को बिलोंग नहीं करते और आयोस्ट्रीम किसी क्लास का नाम नहीं है। ये दो बातों में बिल्कुल क्लैरिटी रखना। कभी किसी इंटरव्यू में मत बोल देना कि आयोस्ट्रीम क्लास का नाम है। आयोस्ट्रीम इज द नेम ऑफ द हेडर फाइल, उसके अंदर क्लास का नाम कुछ और है और उन क्लास के ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके नाम आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहे हैं। तो फिलहाल ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं कि अगर कोई बोलता है प्रिंटफ की जगह सी डबल प्लस में क्या यूज होता है, तो आपका जवाब होगा सी आउट यूज होता है। स्कैनफ की जगह क्या यूज होता है, आपका जवाब होगा सी इन यूज होता है। फिर वो बोलेगा प्रिंटफ स्कैनफ क्या थे, आपका जवाब होगा फंक्शंस थे। सी आउट सी इन क्या है, आपका जवाब होगा फंक्शंस नहीं है, दे आर बेटर नोन एज ऑब्जेक्ट। दूसरी बात बता रहा हूं, वो भी ध्यान से सुनिएगा इंटरव्यू के लिए। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में बस दो के ही नाम लेकर आते हैं कि सी डबल प्लस में दो ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक सी आउट और एक सी इन। गलत, सी डबल प्लस हमें 4 प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स देती है, सी आउट, सी इन, CERR, CLOG। CERR और CLOG हम फाइल हैंडलिंग चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे, उससे पहले हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। CERR और CLOG के बारे में मैं आपको फाइल हैंडलिंग चैप्टर के दौरान बताऊंगा। तब तक हम दो ही यूज करेंगे, एक का नाम है सी आउट और एक का नाम है सी इन। तो याद रखना, कभी गलती से भी नहीं बोल दीजिएगा कि प्रिंटफ स्कैनफ की तरह सी आउट सी इन फंक्शंस हैं। दे आर नॉट फंक्शंस, दे बेसिकली आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी जवाब दें, प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, अब आगे सुनिए। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको C++ देती है, इनमें सबसे पॉपुलर कौन है, सबसे ज्यादा कौन यूज होता है? ठीक है, दीज ऑब्जेक्ट्स स्टैंड फॉर, इन सब के आपको फुल फॉर्म बता रहा हूं। कोई पूछेगा सी आउट मतलब क्या, तो आप बोलेंगे सी आउट का मतलब है कंसोल आउटपुट। दिस इज द वे वी प्रोनाउंस सी आउट। ठीक है, देन सी इन कौन है, दिस इज कंसोल इनपुट। और पूरा नाम पढ़िएगा, है ना, सी आउट और सी इन पढ़ना है, काउट किन नहीं पढ़ना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है काउट किन पढ़ते रहते हैं इसको, ये नहीं है इनको प्रोनाउंस करने का तरीका। द बेटर वे टू प्रोनाउंस देम इज सी आउट एंड सी इन। सुधीर, हेडर फाइल के अंदर क्लास है, आपने सुना नहीं ध्यान से मैंने क्या कहा? मैंने थोड़ी कहा है कि हेडर फाइल ब्लैंक है, हेडर फाइल के अंदर क्लास है, उस क्लास के ये ऑब्जेक्ट्स हैं। आर यू गेटिंग दिस? राइट, हेडर फाइल C डबल प्लस में अपने साथ दो चीजें रखती है, क्लासेस एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स। राइट, आगे बढ़ू। देन वी हैव CERR। CERR stands for console error, right? Then we have CLOG। CLOG stands for console logging। CLOG stands for console logging। ये C log है,
ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, amongst them the most popular are see out and see in objects used for displaying text on console as well as reading input. कंसोल पे टेक्स्ट दिखाना इन्हीं का काम है, कंसोल से इनपुट पढ़ना वो भी इन्हीं का काम है, राइट। सी आउट का काम है वो आपको टेक्स्ट शो करता है, और सी इन का काम है आप उसकी मदद से यूजर से जो भी इनपुट मिलता है उसे रीड कर। बताइए यहां तक क्लियर है? यहां तक के पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं? हो गया क्लियर? ठीक है, चलिए अब आपका शेड्यूल सुन लीजिए। आपके बैच के टाइमिंग्स बता दूं मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपके बैच के जो टाइमिंग्स हैं, ठीक है, चेंज होंगे तो मैं बता दूंगा। फिलहाल सुनिएगा ध्यान से जो अभी प्लान हुआ है। आपके बैच के डेज हैं, सबसे पहले डेज बता दूं मैं। दीज आर ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। सैटरडे नहीं है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे ये डेज हैं। इसमें ट्यूसडे एंड थर्सडे बैच आपका लगेगा 4 PM, राइट, और संडे बैच लगेगा आपका 6 PM। क्लियर है शेड्यूल सबको? शेड्यूल सबको क्लियर है, राइट? पहले आप ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे पढ़ते थे, सब दिन 4 बजे पढ़ते थे। अब संडे को आपकी क्लास 6 PM पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब है? अब नेक्स्ट क्लास कब है बताइए? 9 अगस्त, दैट इज संडे। कितने बजे? 6 PM पे। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, है ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, तो अभी हम लोग शेड्यूलिंग कर रहे हैं। अभी करंट वीक का शेड्यूल ये है, अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ओके। तो फिलहाल संडे आपकी क्लास है, ओके। और ग्रुप जरूर देखते रहिएगा, जो भी अपडेट्स होंगे हम टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करेंगे। आप सब हैं टेलीग्राम ग्रुप में ना? C++ वाले ग्रुप में हैं सभी लोग? नहीं हो तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा C++ का ग्रुप, ठीक है। मैं सी के ग्रुप में C++ के ग्रुप का लिंक डलवा दूंगा। आप याद से जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है ज्वाइन कर लें। साकिब आप किसी भी ग्रुप में नहीं है क्या? एडमिन कोई है इस समय? इज एनी एडमिन प्रेजेंट इन द बैच राइट नाउ? रोहिणी, आरिफ, एनीवन प्रेजेंट? रोहिणी, C++ बैच का लिंक दीजिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये लोग ज्वाइन कर लेंगे उसे। C++ सेकेंड बैच का टेलीग्राम लिंक। दो मिनट रुकिए, मैं आपको लिंक दे रहा हूं ताकि आप सब उस लिंक से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। दिस इज पेज 1, पेज 2, पेज 3। बिल्कुल शेयर भी कर दूंगा मन, जो आप में से स्क्रीनशॉट्स प्रॉपरली ले पा रहे हैं वो लोग ले लें, बाकी मैं शेयर कर दूंगा। पेज 4, पेज 5, पेज 6, पेज 7, शाम को 7 बजे के बाद, आपके बैच से शाम को 7 बजे के बाद की डिमांड आ रही है। शाम को 7 बजे का टाइम कर सकते हैं क्या? चलिए ठीक है, अभी तो जो टाइम है उसी पे आइए।
ठीक है, रोहिणी लिंक आया? अभी कोई बुक नहीं लेनी है भाग्यश्री, मैं बताऊंगा आपको। ये है टेलीग्राम लिंक फॉर ज्वाइनिंग द बैच। C++ आपको ध्यान होगा 2 बैचेस में चल रही है, आप लोगों का सेकंड बैच है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले बैच का ग्रुप ज्वाइन नहीं कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, C++ जो में जो आप ऊप्स पढ़ते हैं, जावा पाइथन में भी ऊप्स ऑलमोस्ट सेम है ना। थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, वो आपको जब जावा पाइथन आप पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज द लिंक, कमेंट्स में भी शेयर्ड है ऑलरेडी, फिर भी मैं कर देता हूं। चलिए, ये लिंक है C++ का, तो आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं जिन स्टूडेंट्स ने इस बैच को ज्वाइन नहीं करा है। फर्स्ट ग्रुप में कंस्ट्रक्टर्स चल रहे हैं, आरजू आगे चल रहा है आपसे, दे आर लर्निंग कंस्ट्रक्टर। सी का बैच परमजी सर का स्टार्ट होने वाला है 10 से, और अगस्त 10 में आपको मेरा मिलेगा। सी के 2 बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, 10 अगस्त से परमजी सर का होगा और अगस्त 10 से मेरा होगा। तो आपको जो भी टाइमिंग सूट करे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जावा भी अगस्त 10 में मिलेगा, पाइथन भी अगस्त 10 में मिलेगा, ठीक है। इसी ग्रुप में आ जाएगी, आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें हम लोग सारे नए बैचेस के लिंक डाल देंगे, जिसको जिस बैच में आना हो आप उस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सत्यदेव, अभी कोई बुक नहीं लेनी है, अभी कुछ मत लीजिए, कम से कम 10 लेक्चर कोई बुक कंसल्ट मत करिए, कोई बुक आपको बेसिक लेवल से नहीं बताएगी, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। प्रज्वल, सारे बैचेस अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक में लॉन्च हो गए नए, ठीक है। अभी आप लोग के लिए इंटरव्यू बैच आ रहा है, वो भी अगस्त 20-25 के आसपास लॉन्च होगा, सी लैंग्वेज का इंटरव्यू बैच, जिसमें मैं वो टॉपिक्स कवर करूंगा जो कंपनी के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलर हैं, जिस पे स्टूडेंट्स जनरली वीक रह जाते हैं और कंपनी इस पे आपको ग्रिल करती है। जैसे 2D एरे का पॉइंटर कैसे बनाते हैं, फंक्शन से एरे रिटर्न कैसे करते हैं, स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, ये सारी एडवांस चीजें सी के इंटरव्यू बैच में आएंगी। सी का इंटरव्यू बैच 20 से 25 अगस्त के बीच में लॉन्च होगा, इसी पर्टिकुलर मंथ, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगी। आपने अगर ध्यान दिया हो तो अभी जावा का इंटरव्यू बैच चल रहा है, बिल्कुल वैसे सी का इंटरव्यू बैच लॉन्च होने वाला है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, संडे मिलते हैं 6 PM, ठीक, ओके।